नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष। और आज एक बड़ा सवाल भी जहन में है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से शिकायत आती है कि आपके बच्चे ने दूसरे बच्चे की पिटाई कर दी। आपके साथ भी बचपन में ऐसा हुआ होगा। अब उसमें पेरेंट्स जब मामले की तहकीकात करते हैं तो पता चलता है कि पहले मूल प्रश्न ये उठता है कि पिटाई की क्यों भाई। तो होता है कि भाई हमारे साथ उसने बदमाशी की थी, फिर थोड़ी और तहकीकात होती है तो पूरा मामला समझ के आता है। कई बार कहानी बदल जाती है, पता चलता है जिसने पीटा है पहले उसी की पिटाई हुई थी, फिर उसने पीटा है। ये कहानी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि बारिश इस पूरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को बचा रही है। अब जब कल से मैं दिमाग चला रहा हूं और हमारी टीम थोड़ा बहुत दिमाग सब लोग मिलकर लगा रहे हैं तो लग रहा है कि बचा रही है या डुबा रही है। हर बार एक बल्लेबाज आता है क्रीज पर, थोड़ी सी लय हासिल करता है, थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करता है, बारिश हो जाती है, फिर जाता है पवेलियन, फिर लौट के आता है, फिर वही दोबारा मेहनत करता है। और गेंदबाज को ऐसा नहीं करना होता, किसी भी गेंदबाज को ऐसा कोई कंसंट्रेट नहीं करना होता। वो जाता है बल्कि एक केला और खाता है और फ्रेश होता है, दोबारा आके फिर उसी दमखम के साथ गेंदबाजी करता है। तो इसी सवाल के साथ कि बारिश ने बचाया या बारिश ने डुबोया, अपने शो की शुरुआत करेंगे और इसी पर बातचीत करेंगे। आपकी क्या राय है इस पर? आप भी चाहें तो इस लाइव के कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां अपनी राय जरूर रखें। हम शो के दौरान अगर आपकी राय आएगी तो उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल खबर से शुरुआत करते हैं। खबर यही है साहब कि बारिश ने जो है वो लगातार चौथे दिन भी जो खेल है उसमें आंख मिचौली का काम लगातार चल रहा है। खेल हो रहा है, कभी रुक जा रहा है। ये कहना मुश्किल है कि कहेंगे कि मैच जारी है या मैच रुका हुआ है, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए टीवी देख रहे होते हैं, मैच चल रहा होता है, फिर आप एक चाय का प्याला लेने जाते हैं, लौट के आते हैं तो पता चलता है कि मैच रुक चुका है। जो बड़ी चीज हुई वो ये हुई कि केएल राहुल ने एक अच्छी पारी खेली। इस सीरीज में अभी तक का अपना सबसे बड़ा स्कोर हासिल किया। 77 रन पिछली बार बनाया था, इस बार 84 रन बनाए उन्होंने और 84 रन बनाकर वो आउट हुए। स्पिनर नाथन लायन ने उनका विकेट लिया। बेचारे बहुत इस सीरीज में बहुत एक तरीके से खाली ही रहे हैं नाथन लायन, क्योंकि ज्यादातर काम जो है वो तेज गेंदबाजों ने किया है। शुरुआत केएल राहुल की बल्लेबाजी से ही करते हैं आयुष। जिस तरह का टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया, ये टेम्परामेंट ना सिर्फ मतलब उनके लिए बहुत फायदे की बात है, बल्कि इस टेम्परामेंट में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, शुभमन गिल के लिए, यशस्वी जायसवाल इसने नहीं कहूंगा क्योंकि यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में एक शतक लगा चुके हैं, लेकिन इन सारे खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं एक सबक है कि आप अपने ईगो को, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने नंबर ऑफ सेंचुरीज को, अपने लंबे करियर के ढेर सारे तजुर्बे को परे रख दीजिए और मेरिट पर खेलिए। यहां थोड़ी देर गेंदबाजों को सम्मान कर लीजिए। आपके सामने वाला जो गेंदबाज है वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है, कोई हॉलैंड का गेंदबाज नहीं है कि आप उसको जाकर मतलब बिना पैर चलाए चौका मारेंगे या बिना पैर चलाए ड्राइव करेंगे। परफेक्ट बैटिंग ऑन दिस सॉइल बाय केएल राहुल। सर बिल्कुल टेम्पलेट दिखा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में वाकई में बल्लेबाजी होनी कैसे चाहिए। और लगातार हम बात कर रहे हैं कि अगर इस पूरे सीरीज में एक खिलाड़ी जो कॉम्पैक्ट नजर आया है, जिसने हर पारी में इंप्रेस किया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली टेस्ट क्रिकेट में आप कितने रन बनाते हैं वो बात की बात है, आप कितनी गेंदें खेल पाते हैं सवाल ये होता है। और उस पैमाने पे बार बार केएल राहुल जो है वो खरे उतरते नजर आ रहे हैं। आप देखिए हर मैच में पहले मैच में गलत आउट दिया गया है पहली पारी में, उसके बावजूद 77 गेंदें खेली थी। उसके बाद एक अच्छी खासी पारी खेली, लगातार वो टच में नजर आ रहे हैं, गेंदें खेल रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है। जब आप बॉल्स खेलने लगते हैं तो जाहिर सी बात है रन टेस्ट क्रिकेट में अपने आप बनते हैं। जिस इंटेंट की हम बात करते हैं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में है, मुझे लगता है कि बाकी खिलाड़ी उसी इंटेंट को रेड बॉल क्रिकेट में भी लेके आ रहे हैं, जबकि केएल राहुल असल इंटेंट जो टेस्ट क्रिकेट का होता है कि पेशेंस के साथ गेंद को छोड़ना, डिफेंस करना, अपने डिफेंसिव टेक्निक पे भरोसा रखना, वो सारी चीज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है सारी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज पे वो मिस आउट नहीं किए। बड़े अनफॉर्चुनेट आप कहेंगे कि थे कि शतक से चूक गए, अपना 84 रन के स्कोर पे आउट हो गए, लेकिन सर जिस तरीके का स्टार्ट चाहिए था उस तरीके का स्टार्ट लगातार दे रहे हैं। उनके अराउंड बैटिंग चलनी है, वो वही काम कर रहे हैं। ओपनिंग स्पॉट में आके जो काम पुजारा करते हैं वन डाउन पे करते थे इनफैक्ट, लेकिन वहां पे दिक्कत थोड़ी सी टीम इंडिया के लिए ज्यादा हो रही है क्योंकि उनके अराउंड जो बल्लेबाजी है वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। बाकी लोग जो हैं वो उन्हीं गेंदों को छेड़ने चले जा रहे हैं जिन गेंदों पे शायद आपको या तो लीव करना है या आपको अपनी डिफेंसिव टेक्निक और स्ट्रांग करनी है। और शायद नो डाउट अभी तक बाय फार बेस्ट डिसीजन रहा है केएल राहुल को ओपनिंग कराने का। अभी तक तो यही सही जा रहा है। अब ऐसे खेलते रहेंगे तो क्या रोहित शर्मा वापस कभी ओपनिंग स्पॉट में आएंगे? इस पूरी सीरीज में नहीं आएंगे। अगर ऐसे खेलेंगे तब तो मुश्किल लगता है कि वो आएंगे, लेकिन अगर रोहित शर्मा नीचे आएंगे तो उनका भी जो इंटेंट है, जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं, वो खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी यही होगी जब वो ऊपर आके रन बनाए। और यशस्वी जायसवाल चूंकि एक रेगुलर ओपनर है तो आप उनको हटा नहीं सकते। तो मझधार में है इस समय टीम इंडिया
कि केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो उनको टॉप स्पॉट से हटाया ना जाए, और रोहित शर्मा के रन आ नहीं रहे, मुझे लगता है ऊपर जाएंगे शायद तभी रन आने वाले हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति है सर। बिल्कुल, और इस कंफ्यूजन पर ही मेरा अगला सवाल आपसे होता है, लेकिन आपने चूंकि छेड़ ही दिया है तो स्थिति वाकई बहुत पेच फंस गया है। क्योंकि आप सोच कर देखिए, इस सीरीज का पहला मैच रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं, बल्कि अगर वो पहला मैच अगर खेले होते, वहां ओपन करते, तो शायद केएल राहुल अभी ओपन कर ही नहीं रहे होते और ये सवाल ही नहीं उठता, ये थ्योरी ही नहीं एग्जिस्ट करती। लेकिन चूंकि वो नहीं खेले, वहां पर आपने एक मेकशिफ्ट ओपनर के तौर पर केएल राहुल को आप, हालांकि पहले उन्होंने ओपनिंग की हुई है, आप उनको लेकर आए, आपने उनसे खिलाया, अब उन्होंने रन्स कर दिए, एक मैच में रन नहीं किया, आपको लगा चलो अब फिर वापस रोहित शर्मा को लेके आते हैं, लीजिए उन्होंने फिर रन कर दिए। तो बड़ा मतलब बिल्कुल सही शब्द है, बड़ा ही भ्रम जैसी स्थिति है। और इस स्थिति से निकालने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे कप्तान को, कोच को, टीम मैनेजमेंट को, जिसको कई बार कहते हैं ना आप कलेजे पे पत्थर रख के कुछ डिसाइड कर लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो अब इस टेस्ट मैच के बाद अभी तो सबसे बड़ा पेच यही है कि ब्रिस्बेन टेस्ट मैच किधर जाता है, कि ये अगर ड्रॉ होता है, या जो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा अभी भी भारी है, क्योंकि अभी भी चौथे दिन का खेल है, पूरा का पूरा पांचवें दिन का खेल जो है वो बाकी है। हालांकि उस बाकी खेल में भी बहुत सारा बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है, वो अभी हमारे बुलेटिन में आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बल्लेबाजी की चूंकि बातचीत चल रही है, तो बल्लेबाजी की बात रविंद्र जडेजा की भी कर लेते हैं, जिन्होंने अपनी जगह को इस सीरीज में एक तरीके से कहा जाए कि दिखाया कि उनको किस लिए टीम में रखा गया है। अर्धशतक लगाया उन्होंने। रोहित शर्मा एक बार फिर फ्लॉप रहे, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा की, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने जो बल्लेबाजी की उससे कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप हुई, और उस पार्टनरशिप ने थोड़ी देर के लिए सही लेकिन भारतीय टीम को इस मैच में बनाए रखा। बारिश की वजह से जो कुछ हो रहा है वो तो खैर हो ही रहा है, लेकिन रविंद्र जडेजा का शतक बहुत अहमियत रखता है, खासतौर पर ऐसे समय पर जब आपको एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, किसी एक बल्लेबाज से जरूरत थी कि वहां क्रीज पर रुके। और अभी जो बात आप कह रहे थे कि कितने रन बनाए, ये बात का विषय है, पहले कितना वक्त बिताया वो जरूरी है, वो काम किया उन्होंने। बिल्कुल सर, नो डाउट। तीन खिलाड़ी जिनकी हम मैच के पहले शो के पहले भी बात कर रहे थे कि भाई एक रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन। ऑस्ट्रेलिया में हमें पता है कि जिस तरीके की विकेटें होती हैं, एक स्पिनर खेल सकता है, तो घूम फिर के बात सारी यहां पे आ जाती है कि आप कितने रन्स बना के हमें देंगे विद द बैट। तीनों खिलाड़ियों को फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप जो भी कहें, लेकिन अलग अलग उस स्पॉट के खिलाड़ियों को हमने 3 मैच में 3 अलग खिलाड़ियों को ट्राई किया, और उस मामले में अगर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा सबसे बेहतर साबित होते नजर, और पहले ही मौके पे एग्जैक्टली। ये पहली पारी है और उसी पारी में अपनी बल्लेबाजी से वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं सर, धीरे धीरे फॉलो ऑन की तरफ टीम इंडिया उसको हटाने की तरफ बढ़ रही है, फॉलो ऑन लेट से हट जाता है, कुछ एक आध रन बन जाते हैं, सेकंड इनिंग हो सकता है टीम इंडिया को फॉलो ऑन ना करना पड़े, ऑस्ट्रेलिया दोबारा बल्लेबाजी करने आ जाए। अगर इस तरीके की समीकरण बनते हैं तो मैं कहता हूं इट्स अ सक्सेस फॉर रविंद्र जडेजा, क्योंकि जिस सिचुएशन में टीम थी सर, जहां पे हम खड़े थे, वहां से टीम को इतने दूर लेके आना, वो भी अगर ऐसा होता कि केएल राहुल शायद एक डैडी 100 कर जाते तो बात अलग होती। 84 रन पे वो आउट होने के बाद भी वो जिम्मेदारी लेना, सीनियर बल्लेबाज के तौर पे खेलते रहना, वो चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं। रविचंद्रन अश्विन को मौका मिला, बल्लेबाजी से कुछ नहीं कर पाए। चलिए गेंदबाजी से तो यहाँ पे स्पिनरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, क्योंकि मैचेस जो है वो जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। अगर चौथे पांचवें दिन तक जाए तो शायद स्पिनर्स भी गेम में आए, लेकिन फिलहाल क्या मसला है कि भाई स्पिनर्स बस फास्ट बॉलर्स की जो थकान है उसको मिटाने के लिए बीच में आ रहे हैं, ताकि कुछ ओवर्स डाल दिए जाएं और रन्स कोशिश किया जाए ना दें। बल्लेबाजी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वहां पे अगर वाशिंगटन सुंदर, अश्विन और जडेजा की बात करें, पहले ही मौके पे पूरी तरीके से साबित किया। उम्मीद करेंगे कि अपने इस पारी को धीरे धीरे और आगे बढ़ाते जाएंगे। मुझे लगता है सर कि इस पारी की बदौलत ये खिलाड़ी शायद अगले 2 टेस्ट मैचों में भी अपनी जगह पक्की करते नजर आ रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि गेंदबाजी मोर और लेस ऐसी रहने वाली है, विकेटें मोर और लेस ऐसी रहने वाली हैं, और अगर बैटिंग में इतना योगदान दे रहे हैं, विच इज अ प्रॉपर बल्लेबाजों की तरह से योगदान अगर दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जडेजा की जगह बिल्कुल बनती है सर। बिल्कुल बनती है। और अगर इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम सुरक्षित निकल जाती है, यहां से निकलने का ही रास्ता बचा है उसके पास, अगर सुरक्षित निकल जाती है तो उसमें केएल राहुल के साथ साथ जिस खिलाड़ी का सबसे बड़ा योगदान होगा बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में निश्चित तौर पर उसका क्रेडिट जाएगा जसप्रीत बुमराह को, लेकिन बल्लेबाजी में अगर केएल राहुल के साथ किसी का नाम आएगा तो वो नाम रविंद्र जडेजा का होगा। और बड़ी बात यह है कि आप इतनी बड़ी सीरीज में जब आपको पहला मौका मिले, आप पहले ही मौके पर फर्स्ट, वो जो पहला इंप्रेशन कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो इंप्रेशन
कॉम्बिनेशन अगर आप डालने में कामयाब रहे हैं तो निश्चित तौर पर जगह बनती है। अभी फॉलो ऑन पर भी बात करेंगे, अभी रोहित शर्मा पर भी बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं जो हमने आपसे कहा कि बारिश ने बचाया या बारिश ने डुबोया। जरा दिखाइए ग्राफिक्स और बताते हैं कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान कितनी बार मैच रुका। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय टीम के लिए बारिश कहीं ना कहीं बचाने वाले की जगह विलेन जो है वो ज्यादा बनी। पहले दिन बारिश हुई थी, लेकिन बारिश हुई तो फिर वो मैच पहले दिन का लगभग वॉश आउट ही हो गया। उसके बाद दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को एक लंबा चौड़ा ऐसा समय मिला जब उसने लगातार बल्लेबाजी की, उसके बल्लेबाज लय में आए, तो उसके बाद उन्हें किसी तरह का ब्रेक लगाना नहीं पड़ा। जबकि भारतीय पारी में 7 बार मैच रुका है आयुष। 7 बार अगर मैच रुका है तो आप उठाकर देखेंगे कि हर बार जब मैच शुरू हुआ है तो भारत को कोई ना कोई नुकसान हुआ है और कोई ना कोई खिलाड़ी आउट हुआ है। इसकी वजह जरा समझाइए, जितना मैं समझा सकता हूं मैं समझाता हूं। जो बात अभी हम कह भी रहे थे कि बल्लेबाज के तौर पर तो आपको आउट करने के लिए सिर्फ एक गेंद चाहिए होती है, फिर आप कोई भी बल्लेबाज हो, मतलब आपका नाम चाहे आप अपनी इच्छा से अपने मन से भर लीजिएगा। लेकिन गेंदबाज के लिए वो दिक्कत नहीं है। गेंदबाज की 2 बॉलें अगर खराब चली भी गई उस ब्रेक के बाद तो उसके पास एम्पल है, वो 4 बॉल और फेंकेगा उस ओवर में। लेकिन बल्लेबाज तो आउट हो जाएगा, और बल्लेबाज के लिए बार बार जाना, वो ड्रेसिंग रूम तक जाना और ड्रेसिंग रूम से आना, यह आसान काम नहीं होता सर। जाना आना, उसके बाद आना, दोबारा से रीफोकस करना, दोबारा से वही मिडिल का गार्ड लेना, दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट लेना। बल्लेबाजी में सर मोमेंटम बहुत काम करता है। जिस तरीके से एक मोमेंटम चलता है उस हिसाब से आपके पैर चलते हैं, कॉन्फिडेंस का बड़ा रोल होता है। और जितनी बार जो आपने बात कही सर, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो, सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दोबारा बल्लेबाजी करने आते हैं, एक फ्रेश गार्ड लेते हैं, तो आपको दोबारा से रीफोकस करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर बारिश होने से पहले पिछले 2 ओवर में मैंने 4 चौके लगाए थे, अच्छे टच में था, लेकिन बारिश आने के बाद आपको दोबारा से एक नए फ्रेश स्टार्ट लेनी पड़ेगी। दोबारा से बॉल को 2-4 बॉलें डिफेंस करके देखना होगा कि विकेट में क्या चेंज आया है, क्या नहीं आया, और वो कहीं ना कहीं एज ए बैट्समैन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। मतलब मैं सर छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर कोई बॉलर दौड़ते हुए आ रहा है, उसकी छोटी सी रुमाल अगर गिर जाए या साइड स्क्रीन पे हल्का सा कोई कुछ छेड़खानी कर दे, कुछ भी हो जाए, वो फोकस हटा देता है एक बल्लेबाज का। ऐसा बैट्समैन आप तुरंत मैच को रोक देते हैं, पहले अंपायर से बात करते हैं कि भैया सामने जो चल रहा है उसको प्लीज हटाइए, उसके बाद दोबारा मैच शुरू होता है। अगर उतनी सी चीज पे इतना फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है तो मुझे लगता है सर कि बारिश होना, बार बार पवेलियन की तरफ जाना, दोबारा से वापस आना, दोबारा से फ्रेश गार्ड लेना, दोबारा से फोकस करना, ऊपर से ऐसी कंडीशंस जहां बॉल लहरा रही है, मुझे लगता है कि सर एज अ बैट्समैन इट्स वेरी टफ। और हम बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे इस मामले में, क्योंकि जो हमने वॉल पे लिखा है कि बारिश बचा रही है या विलेन बनी है, विलेन ज्यादा बनती नजर आ रही है। क्योंकि अगर 7 बार, 1-2 बार हो तो फिर भी समझ में आता है, आपके बल्लेबाजों को 7 बार अगर वापस जाना पड़े बारिश की वजह से और दोबारा आना पड़े, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और मतलब हैट्स ऑफ टू केएल राहुल की इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद भी 84 रन की बेहतरीन पारी खेल के गए हैं सर। और बाकी बल्लेबाजों को भी जो स्टिक अराउंड कर रहे हैं, जडेजा हैं और बाकी जो बल्लेबाज हैं, लगातार खेले जा रहे हैं, क्योंकि 7 बार डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है एज अ बैट्समैन, एज अ बैटिंग यूनिट। और अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। जब बारिश आई तो प्रॉपर इतनी बारिश आई कि दिन का खेल ही खराब हो गया, और उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की जब बल्लेबाजी आई तो फिर बारिश की संभावना जो भी है वो कम हो गई। तो कहीं ना कहीं इस मामले में ऑस्ट्रेलिया एक बेटर लक पे था अगर कंपेयर करें तो। लेकिन फिर भी सर इन चीज़ों का हम एक्सक्यूज तो नहीं दे सकते, क्योंकि मैच है, ये नेचुरल कंडीशंस है और इसका हम कुछ कर नहीं सकते, और अंपायर या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एज अ प्लेयर, एज अ टीम, एज अ बैटिंग यूनिट आप यही कर सकते हैं कि आपको दोबारा से रीफोकस करना होगा और अपने उस टेम्पलेट, अपने टेम्परामेंट का टेस्ट देते रहना पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है टीम इंडिया के पास, जो फिलहाल टीम ठीक ठाक करती नजर आ रही है, और बेहतर फोकस की जरूरत है ताकि एटलीस्ट जितने भी रन यहां से ऐड ऑन होंगे वो टीम इंडिया के बेनिफिट में मैच को बचाने की तरफ ही लेके जाएंगे। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ में मतलब आप अगर इस पूरी सीरीज में बैटिंग अभी तक जितनी हुई है, मतलब चाहे आप वो पर्थ टेस्ट मैच में देख लीजिए, एडिलेड में देख लीजिए, ब्रिस्बेन में भी देख लीजिए, अगर आप बाय एंड लार्ज उसका एनालिसिस करेंगे तो कोई एक इनिंग ऐसी होगी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी को डिफरेंशिएट कर रही होगी। उदाहरण के लिए पिछले मैच में अगर आप ट्रेविस हेड के वो 140 रन हटा दीजिए तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी लगभग वैसी ही थी जैसी भारत की थी। इस मैच में भी अगर आप आ जाइए, इसी कॉन्सेंट्रेशन की आप बात कर लीजिए जो हम लगातार कर रहे हैं,
वही विराट कोहली, वही शुभमन गिल, वही यशस्वी जायसवाल शायद वो कर सकते थे जो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने एक पार्टनरशिप में किया। क्यों? क्योंकि वो जो आप कह रहे थे कि एक ओवर में 4 चौके लगाए और उसके बाद बारिश हो गई, तो वो आपका जो 4 चौके का कॉन्फिडेंस था वो तो चला गया। अब आप अगली बॉल पे आएंगे तो फिर, और उस बारिश में ओवरकास्ट कंडीशंस में फिर आपको वो गेंद जो हिल रही है उस पर उतना ही कंसंट्रेट करना है। और भूलिएगा नहीं, 145, 150, 149, 148 की रफ्तार से आपके सामने गेंदबाजी हो रही है। वो जो पार्टनरशिप हुई वही शायद भारतीय टीम पर, अगर इस मैच में भारतीय टीम के पक्ष में नहीं जाता है नतीजा, तो वो जो पार्टनरशिप हुई उस पार्टनरशिप में जो इंटरप्शन नहीं पड़ा, कोई बाधा नहीं पड़ी, कोई अड़चन नहीं आई, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होगी। बिल्कुल होगा सर। और मैं तो कहूंगा कि अगर ये मैच टीम इंडिया के पक्ष में नहीं जाता है तो ये जो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप थी, ये कहीं ना कहीं आप टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे तो सीरीज डिफाइनिंग हो सकती है जिस तरीके का मैच का रिजल्ट है, क्योंकि इस मैच के रिजल्ट से बहुत कुछ बदल जाएगा। और अगर ये मैच मतलब टचवुड ऐसा ना हो, बट अगेन अगर इंडिया के पक्ष में नहीं जाता है तो टीम इंडिया बहुत भारी संकट में पड़ जाएगी। और फिर आप उसके लिए क्या कह सकते हैं, मतलब कि बारिश आ गई तो हमारे बल्लेबाज फोकस नहीं कर पाए, लेकिन जब पहले 17 ओवर में चीजें हुई आप कैसे बदल सकते हैं। और चलिए एक आधा बल्लेबाजों का फोकस या कंसंट्रेशन लैप समझ में आता है। अगर टॉप ऑर्डर के 4-5 बल्लेबाजों का सबका कंसंट्रेशन लैप्स ऐसे होता है तो फिर ये दिक्कत की बात है। बल्लेबाजी में बिल्कुल कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एज अ बैट्समैन चाहे आप कितने भी फॉर्म में हो, अगर आपको 7 बार वापस डगआउट में जाना पड़ रहा है बारिश की वजह से, तो ये चिंता का विषय है। और जो काम ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ कर पाए वो शायद इसीलिए कर भी पाए क्योंकि उनकी बारी में सर कोई इंटरप्शन नहीं था। एक मोमेंटम के साथ आए, रन्स बनाने शुरू किए, गेंदबाजों को अटैक करना शुरू किया और उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया और देखते देखते तेज रफ्तार से रन बने। और कब 50 से 100, 100 से 150 तक पहुंच गए ट्रेविस हेड और 100 रन पे पहुंच गए स्टीव स्मिथ। और वही पार्टनरशिप जो थी उसी ने मैच को बहुत दूर टीम इंडिया से कर दिया, क्योंकि वरना गेंदबाजी ठीक चल रही थी, विकेटें आ रही थी और उसके बाद उनके आउट होने के बाद भी हमने एक अच्छा डिसेंट कमबैक किया। ऑस्ट्रेलिया भी शायद आराम से 500 तक पहुंच सकता था, लेकिन हमने एक कमबैक किया छोटा मोटा और उसके बाद उनको कम रन पे फिर भी रोकने की कोशिश की जिस अच्छी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया थी। तो गेंदबाजों ने अपनी तरफ से फिर भी एफर्ट डाला है। अब बल्लेबाजों को आप खराब फॉर्म, ऊपर से इतने सारे इंटरप्शंस, ये सारी चीजें मिलकर सर ओवरऑल हो क्या रहा है कि एज इंडियन क्रिकेट फैंस हमें धक्का लगते जा रहा है बार बार, क्योंकि टीम इंडिया जिस तरीके पे, जिस मुहाने पे खड़ी इस टेस्ट मैच में बड़ा नाजुक सा मोड़ है, यहां से मैच किधर भी जा सकता है। उम्मीद करेंगे कि भाई ये बारिश जो है वो विलेन ना बन के थोड़ी दोस्त हमारी बनी रहे तो वो ज्यादा बेहतर होगा टीम इंडिया। हाँ, मतलब या तो फिर हो तो ऐसी हो कि 3 सेशन का खेल खत्म हो और फिर बात खत्म हो जाए, यही क्योंकि ये हम जो कल भी बात कर रहे हैं भाई, अगर आपको बरसना है बरसो, खूब बरसो और ऐसा बरसो कि फिर कल का मैच धुल जाए। आज का दिन जो है निकल गया, मैच खत्म, चलिए अब आगे मिलेंगे फिर। और ये बात भारतीय टीम भी जानती है, ये बात ऑस्ट्रेलियन टीम भी जानती है। अगर इसी कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज होते और 7 बार उनको आना जाना पड़ा होता ना, शायद वो स्थिति नहीं होती जिस स्थिति में है। और आपने कहा स्कोर बोर्ड मेरी आंख के सामने, 75 पे 3 वो भी थे। एग्जैक्टली ठीक है, 75 पे 3 वो भी थे। वहां भी उस्मान ख्वाजा आउट हो चुके थे, मैक्सविनी आउट हो चुके थे और मार्नस लाबुशेन आउट हो चुके थे, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन फिर वो जो एक लंबा टाइम मिलता है लगातार खेलने का, आप 75 से सीधा 316 पे जाते हैं। चौथा विकेट गिरता है 316 पे, काफी तेज पेस पे। और फिर उसके बाद फिर देखिए 316 पे गिरता है और फिर आप 445 पर ऑल आउट हो जाते हैं। तो कहने का आशय ये कि ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई, अगर आप बहुत इन-डेप्थ एनालिसिस करें तो जो फर्क हम अक्सर बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का ही फर्क है। ये देखने में भले लग रहा है कि शायद 17-20 का फर्क है, लेकिन ये फर्क 17-20 का है नहीं। मैं आज तो भारतीय टीम के साथ हूं, जिस तरह से बारिश ने बार बार रोका है, मैं खुद ही सोच रहा हूं कि अगर अब छोड़ दीजिए बल्लेबाजी करने को, मैं तो कह रहा हूं आप ड्राइव कर रहे हैं, आप जा रहे हैं हाईवे पे किसी, आप देखिए अगर लगातार ऐसे आपका मूड ही खराब हो जाएगा, यार चलाएं गाड़ी या ना चलाएं, समझ में नहीं आएगा। और इस तरह से जब हर एक बॉल पर आपको, जो मैंने कहा कि 145 से 150 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं, 146, 147, उस रफ्तार से गेंद आ रही हो, आपके सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हो, हर बॉल पर आपको कंसंट्रेट करना हो, तो फिर दिक्कतें आती ही हैं। वैसे इंटरेस्टिंग सा एक, मतलब अभी तो खैर थोड़ा सा आगे की बात है, लेकिन थोड़ा छेड़ कर देखते हैं। मान लेते हैं भारतीय टीम ने फॉलो ऑन बचा लिया, मान लेते हैं भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में मान लेते हैं 175 रन के आसपास की बढ़त मिली, कितने रन बनाएगी ऑस्ट्रेलिया सर? मतलब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कैंप जो है वो क्या करेगा? ये सारा कंफ्यूजन उधर नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। और मुझे लगता है सर कि टीम इंडिया जो है वो थोड़ी डाउन एंड आउट जरूर है, लेकिन टीम इंडिया इस तरीके की सिचुएशन में जब आती है कि हमें जीतने के लिए लेट से 300 रन चाहिए, 350 रन चाहिए और हमारे पास 2, ढाई, 3 सेशन है,
फिर टीम इंडिया एक्टिवेट हो जाती है। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस तरीके की सिचुएशन में ज्यादा बेहतर खेलती नजर आती है। कानपुर टेस्ट मैच हमें याद है, उसके पहले भी यही गाबा पे जब हमें एक दिन में 325 चेज करने को बोला गया और उस बैटिंग लाइनअप के सामने हमारी टीम पूरी प्रॉपर टीम भी नहीं थी, हम चेज करने गए और हमने जीता। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया मझधार में फंस जाएगी सर। फॉलो ऑन बचा लेते हैं हम। अगर आपकी बात माने 175 रन के आसपास की भी बढ़त मिलती है, ऑस्ट्रेलिया वहां से एटलीस्ट मुझे लगता है 175 रन तो कम से कम और बनाने जाएगा, 200 रन के आसपास बनाएगा। 300-350 के ऊपर ही कुछ होगा तभी वो सेफ फील करेंगे। 300, 350, 350 के आसपास पहले भी गाबा में टीम इंडिया को वो देख चुके हैं और हमने वो चेज किया है इसी मैदान पे। मेमोरीज भी बहुत फ्रेश है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर अराउंड 350-400 के आसपास तो मिनिमम उनको चाहिए होगा। दोबारा बल्लेबाजी करके इतने रन बनाने होंगे कि 175 की उनकी लीड एड ऑन होके वो 350-400 के आसपास तो मिनिमम पहुंचे। उतना टारगेट एटलीस्ट वो देंगे, तब शायद वो फिर भी थोड़े सेफ हो सकते हैं कि हाँ अब टीम इंडिया इतना चेज करेगी नहीं करेगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में बात आती है तो मुझे लगता है टीम इंडिया चेज करने जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। और अगर आप 350 मान लेते हैं और फिर इसमें अगेन बड़ा सा एक इफ लगा हुआ है, लेकिन 350 रन का मतलब यह है कि 175 रन की बढ़त और आपने 175 रन और बनाए। अब वो 175 रन जो मौजूदा भारतीय टीम का बॉलिंग लाइनअप है उसके खिलाफ मैं मान लेता हूं आपने 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी बनाए, ठीक है, तो भी आपको करीब 30 छक्का 180 होता है। तो आपको 30 ओवर बल्लेबाजी करनी होगी। 30 ओवर बल्लेबाजी करने का मतलब होता है एक सेशन आपको बल्लेबाजी करनी होगी। और उसमें यह मत भूलिएगा कि इस बात का रिस्क आपके ऊपर हमेशा रहेगा कि कहीं अगर आपने 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से आप 175 रन बनाने गए और 75 रन ही बना पाए तो फिर सोचिए क्या होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। ये टीम 104 रन पर इसी सीरीज में सिमटी है। यही ऑस्ट्रेलिया की टीम इसी सीरीज के पहले अपनी पारी में 104 रन पर समेटा है, इन्हीं भारतीय गेंदबाजों ने समेटा है। तो अगर जो बहुत बड़ा एक मतलब डर लग रहा था कह लें या बहुत बड़ी एक चुनौती लग रही थी, अब वो चुनौती थोड़ी कम हुई और वो चुनौती बड़े सिंपल सी है। भारतीय टीम को फॉलो ऑन बचाना है और उसके बाद कुछ एक रन और जोड़ने, फिर दे दीजिए ऑस्ट्रेलिया को कि आओ भाई बैटिंग करो और अब तुम डिसाइड करो कि मैच को कहां लेकर जाओगे। रिस्क लोगे तो फिर ये याद रखना कि हमारे पास टॉप ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल हैं, मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं। और ये दो खिलाड़ी ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल का ऑस्ट्रेलिया में क्या डर है ना, वो ठीक है अभी उनके रन नहीं आ रहे हैं, वो अब थोड़ा सा आपको कंधे झुके हुए दिख रहे हैं, लेकिन जाकर पूछिए ऑस्ट्रेलियाई टीम से, वो बताएगी कि इन दोनों खिलाड़ियों का खौफ जो है वो किस तरह से है। पूछा भी गया था सर हाँ। कि सबसे ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी कौन है, ऐसे एक ऑफ द फील्ड कुछ वीडियोस विजुअल सामने जो आते हैं, तो उसमें जब पूछा गया कि भाई ऑफ द फील्ड सबसे खतरनाक खिलाड़ी या ग्राउंड पे किसको देख के आपको डर लगता है या मतलब अनकंफर्टेबल हो जाती है टीम, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने, आधे लोगों ने विराट कोहली का नाम लिया, चलिए उसका लंबा इतिहास है, लेकिन आधे लोगों ने सर ऋषभ पंत का नाम लिया, जबकि एक दौरा ढंग से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का किया है और इतना खौफ बना दिया अपनी विकेट कीपिंग और अपनी बल्लेबाजी से। तो ये बहुत कुछ बताता है उस खिलाड़ी के बारे में, रन्स आए या ना आए, लेकिन डर बिल्कुल बना रहेगा। और जिस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं कि अगर चेज करने की बात आएगी, मुझे लगता है उस सिचुएशन में ये खिलाड़ी इनका एक अलग ही जोन एक्टिवेट हो जाता है सर। बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है। और वही मैंने कहा ना कि अभी भले रन्स नहीं आए हैं, आप कह लीजिए कि ठीक है बेकार की बात हो रही है, लेकिन इन खिलाड़ियों का जो सोच है, जो अप्रोच है, और फिर वहां नीतीश कुमार रेड्डी भी है नीचे, मतलब वो भी अलग ही जोन में खेल रहे हैं। चलिए खैर अब आखिरी तरफ बढ़े, आखिरी उस पे चले अपने शो में, रोहित शर्मा पर बात करते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा पर बात करना जरूरी है। जिस तरह से मैच के तीसरे दिन वो नॉट आउट गए थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। गावस्कर ने कहा कि अगर केएल राहुल क्रीज पर रहेंगे तो रोहित के ऊपर दबाव नहीं रहेगा। केएल राहुल क्रीज पर रहे और ठीक ठाक समय तक रहे, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा फिर वही गलती कर बैठे जो उन्होंने किया है और हाल फिलहाल में लगातार वो ये गलती कर रहे हैं। जरा आंकड़े दिखाते हैं उनके पहले आपको कि रोहित शर्मा की स्थिति क्यों खराब है, क्यों उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बॉर्डर गावस्कर सीरीज की जो तीसरी पारी है उसमें भी उनका बल्ला नहीं चला है। आपको याद होगा पर्थ टेस्ट मैच जो इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच था, जहां भारतीय टीम 295 रन से जीती थी, उसमें वो खेले नहीं थे। उससे पहले वो 3 टेस्ट मैच जो थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें 92 साल के इतिहास में हमको पहली बार घर में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा, वहां उन्होंने 91 रन बनाए थे और साथ ही साथ लगभग 10 महीने का समय बीत गया है जब उन्होंने शतक नहीं लगाया है। तो शतक तो चलिए बहुत दूर की बात है, अभी तो मेरे ख्याल से पिछली 10 पारियों में एक अर्धशतक है उनका, वही जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था। ये जो 91 रन अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें से 52 रन उन्होंने एक पारी में ही बनाए थे। उसके अलावा 3 पारियां ऐसी थी आयुष जिसमें वो दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे और 4 पारियां ऐसी थी जहां उनको तेज गेंदबाजों ने आउट किया। संकेत तो अच्छे नहीं है। देखिए हम सब रोहित शर्मा के फैन हैं, हम सब उनकी तारीफ करते हैं,
हम सब उनके उस लीडरशिप स्किल की तारीफ करते हैं जहां वो अपने रन नहीं देखते, अपने पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं देखते, वो टीम के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस तरह से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो फिर तो टीम के बारे में नहीं सोचते दिखाई सर देते। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितना मैंने पुराने खिलाड़ियों को भी देखा है, जब हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले जो बल्लेबाज होते हैं वो सर जब धीरे धीरे अपने उम्र की तरफ बढ़ते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। अब वो उनको नजर नहीं आ रही है, आंखों में थोड़ी दिक्कत है, कॉन्फिडेंस भी डाउन है, रन्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिला जुला के हैं। लेकिन जो भी है एक बार फॉर्म अगर जाती है ऐसे खिलाड़ियों की तो फिर लंबे समय तक जाती है, और वो कैसे वापस आएगी ये तो खैर रोहित शर्मा ही बताएंगे। लेकिन कुछ तो दिक्कत है, ये संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है। और हमें पता है सर, इतिहास रहा है, बड़े से बड़े खिलाड़ी हैं जो इस एज में आके 37-38 की एज में आके अगर खराब फॉर्म होता है तो फिर सीधे टीम से ड्रॉप ही किए जाते हैं। उसके बाद कमबैक का जो चांस है वो बहुत कम होता है। रोहित शर्मा के पास एडवांटेज ये है कि वो टीम के कप्तान है फिलहाल, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है उनके पास। लेकिन रन्स बनाने पड़ेंगे, उनके रन से बहुत फर्क पड़ता है। ये बात पता नहीं टीम इंडिया समझ नहीं रही है, रोहित शर्मा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनके फॉर्म में रहने से बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ बदलेगा। उनकी कप्तानी बदलेगी, टीम इंडिया की सोच बदल जाएगी। क्योंकि टेस्ट मैच अगर 2 दिन में जीतने की बात हुई थी तो वो रोहित शर्मा नहीं की होगी, उन्होंने ही शुरुआत की होगी उस चीज की कानपुर टेस्ट मैच में। और अगर हमने जीतना सोचा होगा तो उनकी सोच रही होगी जो टीम में कलकेट हुई होगी। और वही चीज बार बार बात हो रही है कि रोहित शर्मा ही जब एकदम डाउन एंड आउट रहेंगे, अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो टीम नहीं कर पाएगी उस तरीके से, उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और वो चीज साफ नजर आ रही है। रोहित शर्मा के बल्ले से रन आने पड़ेंगे। अब वो कैसे आएंगे, क्योंकि सर ने अभी रिकॉर्ड भी बताया, पिछले कानपुर सीरीज न्यूजीलैंड सीरीज में भी कुछ खास नहीं कर पाए, उसके पहले भी कुछ खास बांग्लादेश के खिलाफ नहीं किया था। इस सीरीज में भी जितना हमने देखा वो रोहित शर्मा नजर ही नहीं आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, ना पैर चल रहे हैं। जिस तरीके से स्पारी में भी आउट हुए सर, पैर बिल्कुल चला नहीं, बॉडी से बहुत दूर ऐसे बल्ला लगा दिया और वही एज लेके चली गई गेंद। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोहित शर्मा पर सोचना पड़ेगा। और इस सीरीज के बाद क्या वो जो हार्ड कॉल, जो दिल पे पत्थर रख के कॉल लेने की बात है, क्या वो कॉल ली जाएगी? अगर ऐसी सीरीज जाती है इनकी तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस सीरीज के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो आपके कप्तान वही हैं और उनका रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रन बनाएंगे तो टीम का मोराल अपने आप ऊपर चला जाएगा सर। बिल्कुल आयुष, और वो रन जो है ना अब इमीडिएट इफेक्ट से बनाने बिल्कुल पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सीरीज की 8 पारियों में 7 पारी में कुछ ना करें, सीरीज जो है वो हाथ से निकल जाए और फिर आप एक 200 रन कर दें तो ऐसा हो जाए कि भाई आप तो बल्लेबाजी में फॉर्म में आ गए, ठीक है ना? तो ये नहीं हो सकता। आपको वो कंसिस्टेंसी, वो निरंतरता अपनी बल्लेबाजी में, और आपसे हर मैच में शतक की उम्मीद कोई कर भी नहीं रहा है, लेकिन वो 40 रन, वो 50 रन, वो 70 रन, वो 75 रन की पारियां जो एक पार्टनरशिप को बिल्ड करती हैं, वो तो करिए। आज जिस तरह से वो आउट हुए हैं मैच के चौथे दिन, और आपने आते ही कहा कि फिर वो एक बार वही गलती करके आउट हुए, पैर नहीं चला जैसे पहले आउट हो रहे थे, मतलब ये रोहित शर्मा को बताने की जरूरत नहीं है। 38 साल करीब उनकी उम्र होने वाली है, चूंकि आपने रिफ्लेक्सेस का जिक्र किया, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले बल्लेबाजों के साथ तो वाकई ये होता है कि उनके रिफ्लेक्शंस कमजोर होते हैं तो फिर दिक्कतें आती हैं। अब ये रोहित शर्मा को ही तय करना है कि वो अपने एक शतक के लिए कितना और इंतजार करेंगे, या अपनी पारी में, अपनी बल्लेबाजी में पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन 35, 40, 45 रन के कंट्रीब्यूशन से टीम को मजबूत करेंगे। थोड़ी देर के लिए ही सोचिए, हुआ नहीं ऐसा, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर जिस मैच में, मतलब इस मैच में जहां उनके नाम के आगे 10 रन है, अगर उनके नाम के आगे 35 रन होते, छोड़ दीजिए सब, नहीं चाहिए उनसे 100 रन, अगर सिर्फ 35 रन होते तो अभी भारतीय टीम फॉलो ऑन बचाने के बिल्कुल करीब होती, फॉलो ऑन बच गया होता, और फिर जो हम और आप बात कर रहे थे कि फिर अब ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होता कि हमें क्या करना है। तो कई बार आपसे शतक हर पारी में नहीं चाहिए, लेकिन आपसे एक सेंसिबल बल्लेबाजी जरूर हर पारी में चाहिए। पिछला जो दौरा था उस दौरे में इन्होंने किया था ये काम। बिल्कुल शुभमन गिल के साथ, शुभमन गिल तो आउटस्टैंडिंग थे ही पहले ही अपने उस दौरे पे, लेकिन वही काम किया था सर इन्होंने, वही 40, 45, 50, 55, 60 रन की पारियां ओपनिंग स्टार्ट देना, जिससे कि 100-200 रन पे 1 या 2 विकेटें गिरी हुई थी। वो जो कंट्रीब्यूशन इनका था, उसी की वजह से फिर नीचे आके बाकी बल्लेबाजों ने अपना काम किया। वो काम लगातार कर रहे थे उस सीरीज में, तभी शायद 2-1 से हमने सीरीज जीती थी। वही चीज लैक कर रही है सीरीज में। वही बिल्कुल आपकी बात सही है, 10 रन की जगह 35 रन भी होते तो शायद क्या पता फॉलो ऑन टल भी चुका होता और हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते अपनी बल्लेबाजी में। लेकिन वो दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि रोहित शर्मा के रन नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा सवाल है। 2 बड़े सवाल हैं दरअसल, एक तो यही कि रोहित शर्मा से बल्ला कब बनेगा, उनके बल्ले से रन कब बनेगा, और दूसरा ये कि बाद में एनालिसिस करेंगे, मतलब अभी कहना
बारिश पर हम आप कोई भी क्या कह सकता है, बारिश तो खैर अलग, खेल ही अलग है, लेकिन हाँ बारिश ने इस पूरे टेस्ट मैच पे जो असर डाला है उस पर जरूर बात करेंगे मैच के बाद। अभी बाकी है समय, क्योंकि अभी 5वें दिन का पूरा खेल बाकी है। बात मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं जो आयुष ने और हमने शो पर कही कि या तो बरसना है तो ऐसे बरसिए कि 3 सेशन का खेल जाए, बह जाए और उसके बाद मैच खत्म हो जाए, अगले मैच में एक नई शुरुआत के साथ मिलेंगे। नहीं तो ये जो लुका छिपी का खेल है ना, इसमें जैसे बचपन में तो माताएं पकड़ के पिटाई कर देती थी बच्चों की, जरा इधर उधर गायब हुए ना, तो वैसे तो खैर क्या ही होगा। अच्छा आज शो शुरू भी हुआ था पिटाई से, खत्म भी हो रहा है पिटाई पे। चलिए ये भी संयोग है, क्या पता संकेत हो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की पिटाई का, पता नहीं। हाँ मेरी उम्र तो अब रही नहीं पिटाई की। लेट्स एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट सर, लेट्स एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट कि क्या पता ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज गेंदबाज पिट जाए। बिल्कुल सही बात है। क्या पता पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ही पिट जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो हमने अभी एक इक्वेशन बताया वो इक्वेशन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल संभव है। अगर ऑस्ट्रेलिया कोई रिस्क लेने को जाती है, सोचती है, तो वो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। यानी अभी इस टेस्ट मैच में बारिश के अलावा भी बहुत कुछ बात करने के लिए बाकी है, जिस पर हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे गुजारिश बस इतनी है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।